So, welcome back to the channel Concepts in Detail. I hope you all are doing well and my videos are helping you all. So, today we're gonna do our chapter Disarmament and Arms Control. तो ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है सभी चैप्टर की तरह। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियोस को या फिर बाकी सभी वीडियोस को आप जो लाइक नहीं करते उनको सबसे पहले लाइक कर दिया करो, देन आप अपनी वीडियोस देखने हैं जो वो स्टार्ट किया करो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो बेसिकली आपको डिसआर्ममेंट का और आर्म्स कंट्रोल का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसको ईजिली और इन अ डिफाइंड वे में आप इसको आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, 4 जो है वो 4 हम क्या करेंगे इसकी थ्योरीज करेंगे। ओके, जो बेसिकली इसके ऊपर रिलेटेड है 4 थ्योरीज करेंगे और देन उन थ्योरीज को डिसाइड भी करेंगे कि ये वाली थ्योरी ठीक है कि नहीं है। एंड जो है मैंने इस वाले चैप्टर में आपके लिए ये किया है कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट खुद ही पहले कर दी है, सो दैट कि अगर मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड करूं तो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो पता हो। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैंने सिर्फ इसको मेन और जो ईजी लाइन है उनको हाईलाइट किया है, सो दैट कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप बस ये चीज़ें पढ़ लो ताकि आप अपनी तरफ से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसआर्ममेंट का और आर्म्स कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा। तो जिन अभी तक तो आपने काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैसे तो क्लैरिटी होगी इन दोनों वर्ड्स के बीच में। वैसे तो देखने में ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, बट हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कैसे ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अलग भी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। तो पीस और कहते हैं सिक्योरिटी है वो आज के टाइम पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर एक स्टेट का बन गया है कि हमें जो है वो अपने इंटरनेशनल लेवल पर या हमारे कंट्री में हमें क्या चाहिए, एक तो पीस चाहिए, दूसरी एक सिक्योरिटी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। ये 3 कहते काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमें पता है जो वॉर हो रही है, ठीक है, वॉर की वजह से जो हम क्या कर रहे हैं अभी नए नए वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, नए नए वेपन बन रहे हैं या नए नए आर्म्स बन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो काफ़ी मैसिव लेवल पे हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन काइंड के अंदर क्या हो गया है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या हो गया है, एक सबसे बड़ा जो है वो डेंजर आ गया है कि अगर कल को वॉर हो रही है तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो काफ़ी मैसिव होगा और जो कि ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नीड हो गई है ह्यूमन काइंड के लिए वो ये है कि वो इंटरनेशनल पीस पे ज़्यादा से ज़्यादा पीस को स्ट्रेंथन करे। अगर कोई चीज़ ऐसे वॉर टाइप सिचुएशन आ भी रही है तो वो वॉर को चूज़ करने की बजाय वो इंटरनेशनल पीस को जो है वो चूज़ करे, वो सबसे पहले पीस टॉक्स करे, देन वो वॉर के लिए जाए। सो दैट कि जो आर्म्स का यूज़ कर जो हम डिस्ट्रक्शन करेंगे वो चीज़ क्या हो जाए, एलिमिनेट हो सके। तो कहते हैं इन सभी पर्पसेस के लिए क्या किया गया है, डिसआर्ममेंट और आर्म्स की जो है वो पॉलिसी लाई गई है। इसके पर्पस के लिए हमने ये 2 चीज़ें लेके आए हैं सो दैट कि क्या हो सके, वॉर का जो डिस्ट्रक्शन है वॉर को जो हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि कहते हैं वॉर क्या करता है, एक तो काफ़ी लेवल पे डिस्ट्रक्शन करता है और ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो उससे डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, एक तो कुछ हासिल नहीं होता, दूसरा पूरे ह्यूमन जो है वो ह्यूमन्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ह्यूमन की जान का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो आज के टाइम पे हम वेपन्स यूज़ करेंगे। तो उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए और पीस को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये वाली मूवमेंट चलाई गई है जिसको हम डिसआर्ममेंट और आर्म्स कंट्रोल भी बोलते हैं। में अब करना क्या है, मेनली हमने यही बताना है कि कैसे डिसआर्ममेंट और आर्म कंट्रोल को अगर हम लेके चलेंगे तो कैसे हमारा जो इंटरनेशनल लेवल है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, पीस रहेगा और कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्शन टाइप सिचुएशन नहीं आएगी एंड सिक्योरिटी जो है वो भी रहेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसआर्ममेंट, ठीक है, तो इसमें हमने मेनली बताना है कि कैसे
तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है, कहते कैसे डिसआर्मामेंट्स और आर्म्स कंट्रोल की वजह से क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है किसका, वॉर का, और जो वॉर की वजह से रिडक्शन होना है, मतलब रिड्यूस हो जाता है वॉर का, सो दैट कि हम आर्मामेंट्स का जो यूज़ है उसको कम कर सकें। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं और इसका यूज़ करना रिड्यूस हो जाता है। ओके, आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंजरस मानी जाती है, डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ये आज के टाइम पे अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो ये ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और अगर हम कहते हैं इसका आर्मामेंट्स का यूज़ का अभी अगर हम सोच भी रहे हैं, तो ये क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा अगर हम आर्मामेंट्स का यूज़ करेंगे। इसलिए हम डिसआर्मामेंट को यूज़ कर रहे हैं, आर्म्स एंड कंट्रोल की जो पॉलिसी है या फिर इस पर्पस यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कि जो आर्म्स का कंट्रोल है वो लिमिटेड, कम किया जा सके या फिर रोका जा सके। कहते हैं जैसे कि अब जो यूएसएसआर है वो हमारा अलग-अलग हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद से क्या शुरू हो गया, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर अलग-अलग वेपन्स का जो है वो उसकी एक्सपेंशन होना काफ़ी ज़्यादा मास लेवल पर स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका मेन मेन जो मीनिंग है इसका जो है वो आपको समझ लग गया है, ठीक है। तो मेनली कहते हैं जो डिसआर्मामेंट्स और आर्म्स का कंसेप्ट है वो क्या करना है, एडवोकेट करना है डिस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन करना है किसका, आर्मामेंट्स का। मीन्स अगर मीन्स जो आर्म्स हैं जिसका जो मीन्स जो आर्मामेंट्स है उसको बनाना कम करना है एंड पूरा रेगुलेट करना है, पूरा चेक करना है, एडवोकेट करना है कि अगर आर्म्स बन भी रहे हैं तो वो हमें डेंजरस सिचुएशन पे लाकर ना खड़ा करे। ओके, तो मेन बात थी ये डिसआर्मामेंट की। अब हम करेंगे आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या है। अब उन्होंने कहा है, कहते काफ़ी सारे ऑथर या स्कॉलर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आर्म्स कंट्रोल को और डिसआर्मामेंट्स को वो क्या करते हैं, इक्वली एज अ सिनोनियम यूज़ करते हैं। बट कहते ऐसा नहीं है, दोनों वर्ड सेम है, एक जगह के दूसरे ऊपर हम यूज़ भी करते हैं, बट एक्चुअल में इनका जो मीनिंग है सटल कुछ उसमें जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। तो मेनली डिफरेंसेस में अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो मेनली क्या होता है, डिसआर्मामेंट में हम क्या करते हैं, आर्म्स को कंट्रोल करने में रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा जो है आर्म्स आप मत कंट्रोल करो या इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। डिसआर्मामेंट, ठीक है, आर्मामेंट मतलब वेपन बनाना, तो डिसआर्मामेंट का मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो और आर्म्स कंट्रोल में हम क्या करते हैं, मेनली हम उसमें पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। सारी स्टेट्स मिलकर की पॉलिसीज़ बना रही हैं कि ठीक है, फिर जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई उस पे साइन वगैरह, मेनली पेपर वर्क पर जो काम होता है करने का वो हम आर्म्स कंट्रोल में करते हैं, और जो मेन एक्शंस लिए जाते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं आपको इसका एक डिफरेंस मैं आपको इसका बता देती हूँ, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इन दोनों में हमने करना क्या है, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ पे एक इन्होंने डिफरेंस दिया है कि जो डिसआर्मामेंट है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं वॉर मटेरियल का, कि वॉर मटेरियल हमने रिड्यूस करने हैं, ओके, सो दैट कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जो भी साइन वगैरह हुआ है। और आर्म कंट्रोल्स में हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम एग्रीमेंट्स करती हैं, जो एग्रीमेंट हो गया उसके में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है, बट जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो आर्म्स कंट्रोल के अंडर जो है वो एग्रीमेंट होती हैं। हम मेजर्स करते हैं, हम मेजर्स लेते हैं, हम रेगुलेट करते हैं कि सो दैट कि जो आर्म्स का यूज़ हो वो क्या हो, परमिटेड हो, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो एक्शंस है वो भी प्रोहिबिटेड हो। समझ लग गया अब इन दोनों का मेन ये डिफरेंस है कि अगर वैसे तो जो जीएनडीयू है उसमें तो सीधा बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के। बट इन केस अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मे बी आपको 2 या फिर 3 या फिर 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस में, 1 में भी नहीं आएगा, आई थिंक सो 2 और 3 में आएगा अगर आपके ये वाली वेटेज है, तो बेसिकली आपको डिफरेंस आ सकता है। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए इन दोनों में। सो हम फर्दर अब मूव करते हैं इसकी मेन थ्योरीज के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको चारों की चारों थ्योरीज भी आनी चाहिए और उसके क्रिटिसिज्म भी आना ही चाहिए। सो मेनली सबसे पहले हम अपनी थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले अगेन हम जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेम है, ठीक है, जो भी हम पीछे इंट्रोडक्शन में करके आए हैं वो भी आप लिख सकते हो, और अदरवाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइन्स ऐसे भी हैं जो मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दी हैं। तो अगर आप इसमें से कोई यूज़ करना चाहते हो तो इसमें से यूज़ कर लो। लेट मी टेल यू द ऑर्डर टू राइट योर आंसर इफ दिस क्वेश्चन कम्स। तो आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से भी लिख सकते हो और ये वाली भी लिख सकते हो, और जो हमने प्रीवियसली की है ये वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लेनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आपने अब क्या करना है, दोनों की मीनिंग लिखनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसआर्मामेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स कंट्रोल,
ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन में लिखने में आप ये लाइन लिख सकते हो, टू नो अबाउट द थ्योरीज लेट अस क्लियर द मीनिंग ऑफ डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल। तो आप वो हेडिंग देकर इन दोनों की मीनिंग भी लिख सकते हो, या आप स्टार्टिंग सीधा ही कर सकते हो यहाँ से कि इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल आप एक ही में कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करो, वेरियस थ्योरी लिखना जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, थ्योरी की भी पहले अगर आप लिख दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक थ्योरी आ रही है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इसकी, तो आप सबसे पहले तो दो या तीन लाइन की उसकी इंट्रोडक्शन लिख लो, देन उसको जो है वो आप लिखना स्टार्ट कर दो। थ्योरी के बाद आप उसको क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसिज्म के बाद आप कंक्लूजन जरूर लिख के आओगे। ऐसे ही वेरियस क्वेश्चंस का अगर आपने परफॉर्मा देखना है, कैसे पैटर्न देखना है, तो आप मेरी एक वीडियो भी है वो भी देख सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगी। और आई होप आपको ऑर्डर जो है वो समझ लग गया होगा कि राइट वे से आपने अपना आंसर कैसे लिखना है। तो आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन कर दी है, अदरवाइज आप स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट वन है वो है पीस थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट। तो पीस थ्योरी में जो है वो कैसे डिसआर्मामेंट जो है वो हमारा हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली इसमें आपका ये कहना है कि कैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमने पीस बनाना है तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने पीस बनाना है तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डिसआर्मामेंट। तो अगर तो डिसआर्मामेंट होगा तो क्या होगा, पीस जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो बना रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि आर्मामेंट्स लीड्स टू द वॉर, डिसआर्मामेंट्स लीड टू द पीस। तो जो आर्मामेंट अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो हमें वॉर की तरफ लेके जाएगा, और डिसआर्मामेंट हमें कहाँ पे लेके जाएगा, पीस की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो कहते हैं मैनी पीपल इन द वर्ल्ड ओवर वांट पीस एंड दे बिलीव दैट आर्मामेंट्स लीड टू वॉर एंड हेंस डिसआर्मामेंट वुड लीड टू द पीस। तो कहते हैं जैसे कि इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड में पीस चाहते हैं, है ना। और उनका ये मानना है कि जो आर्मामेंट है वो वॉर की तरफ हमें लेके जाता है, और जो डिसआर्मामेंट है वो हमें कहाँ पे लेके जाता है, पीस की तरफ लेके जाता है ना। कि अगर, क्योंकि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अब दो भाई बहन है, ठीक है, दो भाई बहन है, एक के पास फॉर एग्जाम्पल नाइफ है, ठीक है, एक के पास नाइफ है, ये भी इसकी तरह ये भी इसके लिए एक हथियार ही है, आम ही है, और इसके पास जो है वो कुछ नहीं है, ये जो है अपने हाथ ही यूज़ करेगा। तो इन दोनों में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके पास नाइफ नहीं होता तो वो ये भी हाथ से लड़ता, है ना, ये भी हाथ से लड़ता, बट इसके पास नाइफ है तो ये गुस्से में क्या करेगा, नाइफ का यूज़ करेगा ही करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है कि ये नाइफ का यूज़ करेगा ही करेगा। सो इसी तरह यही हमारे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर हमारे जो नेशंस के बीच में फाइट होती है उसमें भी यही चलता है कि अगर आपके पास वेपन्स होंगे, अगर आपके पास आर्म्स हैं, तो आप उसका वॉर में यूज़ करोगे ही करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हाई मैसिव डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेकर जाएगा। तो अगर आपके पास आर्मामेंट है तो वहाँ पर पीस आप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो इसकी वजह से कहते हैं आर्मामेंट जो है वो हमें वॉर की तरफ लेके जाता है, वॉर का कारण बनता है, ठीक है। और अगर हम इसी कारण को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो और डिसआर्मामेंट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉर एलिमिनेट हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा, ठीक है। और आप इसकी डेफिनेशंस भी कर सकते हो। ओके, कोई भी आप डेफिनेशन ज़रूर कर लेना इंट्रोडक्शन में भी, अब वहाँ पे दी हुई है तो आप चेक ज़रूर करना। नेक्स्ट है अब आर्मामेंट्स लीड टू द मिलिट्रिज्म एंड देन टू द वॉर। अब क्या होता है कि आर्मामेंट में बेसिकली क्या होगा कि अब आर्मामेंट है, ठीक है, आर्म्स में हम ओनली वेपन्स नहीं आएंगे, आर्म्स में और भी क्या आएगा कि हम अपनी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। हमने वेपन्स बना लिए, ठीक है, भरपूर वेपन जो है हमने बना लिए। अब वो वेपन खुद ब खुद तो नहीं चलेंगे, उनके लिए हमें मिलिट्री भी वैसी चाहिए, तो हम मिलिट्री भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करेंगे, ठीक है। तो मिलिट्री से भी क्या होगा, हमारी जो पीस जो है वो नहीं बनेगा, और देन वॉर की सिचुएशन जो है वो आएगी ही आएगी। तो क्या क्रक्स निकाले पूरे व्यू का आर्मामेंट की, तो हमें यही निकल के आता है कि जो आर्मामेंट है वो मिलिट्रिज्म को भी जो इनकरेज करता है। तो मिलिट्रिज्म बाद में क्या करती है, किसको लीड करती है, वॉर को लीड करेगी।
कहते हैं अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो उसके लिए एक तरह का जो आर्मामेंट के साथ प्यार बड़ा ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वो मेन कोज बनता है किसके लिए, एग्रेशन के लिए, है ना। एग्रेशन के लिए मेन कोज बनता है, तभी तो वो लड़ने को तैयार थे या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं बॉर्डर्स पे, तो जिसकी वजह से अगेंस्ट द इंडिया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मिलिट्रिज्म की अगर उनके पास इतनी मिलिट्री वगैरह नहीं होगी तो कोई भी पंगा नहीं लेगा, है ना। उनको पता है कि अगर हमने पंगा लिया तो हमारे पर ही काम भारी हो सकता है। बट अगर आपके पास पता है कि आपके पास मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है ना, या फिर मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा है, वेपन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो और आप पंगे लेते ही रहोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से पीस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बनेगा। बट अगर हम डिसआर्ममेंट की पॉलिसी या डिसआर्ममेंट को यूज़ कर रहे हैं तो पीस जो है वो इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं। अगला, एलिमिनेशन ऑफ वेपन कैन रिड्यूस द मैनी टेंशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पे है कि अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं वेपन्स को तो क्या होगा, टेंशन जो होगी इंटरनेशनल लेवल पर वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बिल्ली इसके अंदर भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि कैसे अगर डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के वॉर के टाइम क्या होगी, जो डिस्ट्रक्शन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और हमें जो है पीस को सिक्योर करना ही पड़ेगा। तो कहते अगर हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एंड कर दें, वॉर को और डिसआर्मामेंट को एक्वायर या डिसआर्मामेंट को अपना ले, तो क्या होगा, वॉर ख़त्म हो जाएगी। और वॉर ख़त्म होने की वजह से अगर वेपन्स ही एलिमिनेट हो जाएंगे तो टेंशन भी एलिमिनेट हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर पीस आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ओके। तो इन्होंने बाद में समअप किया है, इसके लिए कुछ ना कुछ मतलब लास्ट में कुछ भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते, ओके। अब हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट एंड नॉट वेपन लीड्स टू वॉर, तो ये बोल रहे हैं कि वेपन जो है वो उसकी वजह से ही वॉर्स नहीं होती, ठीक है। वेपन ही ओनली जो रीज़न है, ओनली रीज़न नहीं है वॉर्स के लिए। जो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से भी वॉर्स हो जाती है। अब दो नेशंस हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई आपसी लीडर की वजह से, कि लीडर को ये पसंद नहीं था या कुछ इन्होंने पॉलिसी अपनाई जो इनको पसंद नहीं है, इनकी जो पॉलिसी वो इनको अपनाई पसंद नहीं आई, तो ये पॉलिटिकल फंडा आ जाएगा। तो जिसकी वजह से कहते हैं पॉलिटिकली भी ये वेपन्स का खुद यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर पॉलिटिकली कोई भी ऐसी ज़रूरत ना हो तो वो ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली यही इसमें लिखा है। नेक्स्ट, तो डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है। तो मेनली ये बोल रहे हैं कि हम ऊपर इतना बोल के आए हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर आर्म्स हैं तो जिसकी वजह से क्या होएगा, वॉर होएगी। बट कहते हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है, बल्कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आर्म्स है, तो आप वॉर को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो वो मैं अब आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दो नेशंस हैं, ठीक है, दो नेशन हैं। अब देखो क्या है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कितने सारे, ठीक है। ये बोल रहे हैं आओ लड़ो, हमारे यहाँ के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं, और इनके पास भी जो है वो काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये बोल रहे हैं आओ आप लड़ो, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो क्या ये लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर लड़े तो नुकसान दोनों पार्टी का ही होगा। तो जिसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आपके पास आर्मामेंट और अच्छे आर्म्स होंगे तो आप में जो है वॉर नहीं होगी, आप जो है वो बीच का रास्ता निकालोगे और आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। समझ लगा? आई होप आपको साथ साथ में क्लैरिटी सभी टॉपिक्स की मिल रही है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो ये पीडीएफ है वो मतलब जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं वैसे वाली चाहिए कि आपको क्लियर पीडीएफ चाहिए। तो आप दोनों कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको वही वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी, ओके। तो ये थी आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अगला है विल टू वॉर एंड नॉट वेपन लीड्स टू वॉर। कहते हैं अगर आपकी इच्छा है वॉर करने की तभी वॉर होगी, ठीक है, ना कि अगर आपके पास वेपन है तो ही वॉर होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि दो जो सिबलिंग्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो वो दूसरा है जो अगर उसके पास वेपन है तो वेपन उठाएगा ही उठाएगा। तो ये दोनों अपनी इच्छा से लड़े तभी इसने वेपन उठाया। अगर आपके लड़ने की इच्छा नहीं होती तो आप पहले ही ना लड़ते, इतनी बात आगे पहुंचाते ही नहीं। बट अगर आपके पास अगर आपकी विल है, लड़ने की इच्छा है, तो उधर वेपन भी नहीं कुछ करेंगे। अगर आपके पास वेपन नहीं है तो आप
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उठा के आप मारते कि वो बंदा वहाँ पे ख़त्म ही हो जाता। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी विल के ऊपर है कि आपने लड़ना है तो आप जो है वेपन का यूज़ करोगे ही करोगे। कहते हैं थर्ड आर्गुमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट है कि आर्मामेंट की वज़ह से जो है वो वॉर नहीं होती, वो ये है कि कहते हैं अगर मैन ने ही डिसाइड कर लिया है कि उसको वॉर करनी है, दे कैन यूज़, ठीक है, वॉर करनी है तो वो नाइफ्स का भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं लाठीज़ का, स्टोन्स का, नील्स का, वो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो भी उसको ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। वॉर करनी ही करनी है। बट कहते अगर उसने वॉर नहीं करनी तो उसके पास चाहे बड़े-बड़े आर्म्स क्यों ना पड़े हों, वो तो भी जो है वो वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा। ये नहीं है कि आर्मामेंट जो है वो वॉर की तरफ ही हमें लेके जाए, ज़रूरी नहीं है। कहते ऐसा, जैसे कहते एंग्लो फ्रेंच नेवल रेस जो है वो हुई थी 19th सेंचुरी में, जिसमें जो है वो वॉर नहीं हुई बल्कि ऐसे ही जो उन्होंने रिज़ॉल्व की थी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आर्मामेंट की वजह से ही वॉर हो। तो ये जो काफ़ी ईज़ी है, ऐसे कोई पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो डिफ़िकल्ट हों। नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट कैन नॉट ब्रिंग पीस। अगर कहते हैं हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अप्लाई कर भी लें या उसको यूज़ कर भी लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पीस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी सारे कहते हैं ऐसे राइवलीज कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं जिसका कोई भी एंड नहीं होता और ना ही जिसकी वजह से पीस या फिर सिक्योरिटी आ सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट है इंटरनेशनली हार्मनी कैन बी अ सोर्स एंड नॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। कहते हैं कि बार-बार डिसआर्मामेंट करने की वजह से जो है वो कोई भी वॉर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। कहते हैं हमें खुद को डिसआर्मामेंट को छोड़कर हमें इंटरनेशनल लेवल पर हार्मनी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करनी चाहिए बाकी नेशंस के साथ, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन करनी चाहिए बाकी नेशंस के साथ, सो दैट कि वहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश रहे इंटरनेशनल लेवल पर। ना कि इन सभी चीज़ों के पीछे भाग-भाग कर टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए या फिर ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसका खुद में इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो। ओके, करेंगे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट। सो इकोनॉमिक्स को अब हमने हमारी इकोनॉमी को अब हमने क्या करना है, किससे रिलेट करना है, डिसआर्मामेंट से या फिर आर्म्स से जो है वो हमने रिलेट करना है। जिसका मतलब ये है कि कैसे अब हमने बताना है कि जो क्या करते हैं। चलो मैं इसके साथ ही आपको बताती हूँ। थोड़ी-सी मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। कहते हैं कि क्या होता है कि डिसआर्मामेंट की कहते हैं अगर हम आर्म्स को यूज़ करें, ठीक है? तो मैं आपको मेनली ईज़ी वे में मैं आपको बता रही हूँ फटाफट। तो कहते हैं आर्म्स की वजह से क्या होता है, आर्मामेंट की वजह से क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा जो अपनी मनी है, ठीक है, जो फंड हमारी इकोनॉमी का है वो हम किसके ऊपर लगा देते हैं, आर्म्स के ऊपर लगा देते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ मनी होता है। कहते हैं उसी पैसे से क्या हो जाता है, हम ग्रोथ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी की, कि जो लोग इतने पुअर हैं, ठीक है, या फिर हम वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं लोगों की। तो कैसे ऐसा ये वाला जो हम पैसा है काफ़ी अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि वेस्ट ना हो, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए हम कुछ डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ ना कुछ बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, तो वो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, आर्म्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना जो एक्सपेंस है वो हम किसके ऊपर लगा देते हैं, सारा पैसा किसके ऊपर लगा देते हैं, हम आर्म्स के ऊपर जो है वो अपना पैसा लगा देते हैं, जो कि एक तरह का कहते हैं फ्रूटलेस है और वेस्ट है, जो कि काम आगे नहीं आएगा। उसी से कहते हैं हम अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अपनी उसको इकोनॉमी को जो है वो हम ग्रोथ कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जिससे काफ़ी कहते हैं इंक्रीज होगी। तो ये इन्होंने बताया है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट में कि कैसे ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बट हम इसका अब क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे कि कैसे ये चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप इसको सोच रहे हो। तो आप उसमें से कुछ ना कुछ मेन कर लेना। ओके, काफ़ी ईज़ी है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस पॉलिसी का। तो कहते कि आपने ये चीज़ बोल तो दी कि आप काफ़ी सारा फंड जो है वो वॉर पे ऊपर लगा देते हो। कहते अगर हम इतना सारा पैसा अपनी इकोनॉमी में ही लगा दें, अपने लोगों पे ही लगा दें, तो हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगी। डिप्रेशन तब आती है जब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो। मेन
अगर हम आपको डिप्रेशन का इजी मीनिंग बताऊं तो डिप्रेशन का मतलब होता है जहां पर क्या हो, डिमांड डिमांड क्या हो, कम हो और सप्लाई चीज़ों की क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है किसमें, डिप्रेशन में। और इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, जब डिमांड तो बड़ी ज़्यादा है बट सप्लाई कम है तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, चीज़ों के इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है, बस आपको मेन चीज़ समझा दिया कि अगर डिप्रेशन कैसे आएगा और क्या इसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड जो है वो काफ़ी कम कर देंगे लोग, और सप्लाई किस चीज़ों की सबसे ज़्यादा आ जाती है, तो वो हो जाता है डिप्रेशन। ठीक है, तो कहती है अगर हम लोग इतनी वेलफेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक गेन या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बड़ा लेस होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, कहते हैं कि आपने ये साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। ओके, इसमें है कि कहते आपने अगर बोल दिया कि डिफेंस पे आप इतना पैसा जो है वो क्यों खर्च कर रहे हो, जो कि है वेस्ट ऑफ मनी है। बट कहते अगर आपका ये कंट्री है आपकी, ठीक है, अगर आपका डिफेंस सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी इस कंट्री को सिक्योर ही नहीं कर पाओगे किसी दूसरी कंट्री से। ज़्यादा जो है वो डेंजर उठाना पड़ सकता है। अगर आपके पास अच्छे वेपन्स होंगे, अच्छी सिक्योरिटी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप अपनी कंट्री को सिक्योर करके रख सकते हो, आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सिक्योर करके रख सकते हो। आर्गुमेंट उन्होंने बताया कि कोई भी नो गारंटी एग्जिस्ट, कोई भी ऐसी गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती कि जो फंड रिलीज होते हैं डिसआर्मामेंट के लिए वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही यूज होंगे अकेले। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो डिफेंस के लिए जो है वो पैसा ना लगाओ, फंड ना लगाओ, बट कहते अगर आपने यहाँ से पैसा बचा कर आप बोल रहे हो कि हम ग्रोथ के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, ग्रोथ के ऊपर लगाएंगे, तो कहते हैं कोई भी गारंटी नहीं है कि ये पैसा जो सारा आपने इधर से बचाकर इधर ही लगेगा। तो अगर या तो आप इस पे लगा दो या फिर फिर लोग खाक हो जाते हैं, आपके जो है वो ना तो डेवलपमेंट होगी और ना ही आपके पास अच्छा डिफेंस बना रहेगा। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इज मोर मेजर ऑब्जेक्टिव देन द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, कहते हैं नेशनल जो नेशन की आपकी सिक्योरिटी है वो मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, ना कि आपकी प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो कहते हैं अगर आपका जो है वो कंट्री सिक्योर रहेगी तभी आपका इन्वायरमेंट भी जो है वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आपके पास सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आप किसी भी नेशंस को, किसी भी नेशन ने अगर आपके मतलब आपके साथ गलत किया या आपको कुछ भी, अगर कोई भी बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है ना आपकी कंट्री का, तो आप अपनी कंट्री को बचा नहीं सकते, ना ही उसके इंटरेस्ट को आप सिक्योर करके रख सकते हो। तो अच्छा डिफेंस भी होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस थ्योरी है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, अदरवाइज जो बाकी थ्योरीज हैं वो बड़े क्वेश्चन में आने के उसके चांसेस नहीं है। थर्ड वन इज मॉरल थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट। तो कहते हैं जो आर्मामेंट्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, सो इसमें जो है वो मॉरल थ्योरी में ये बोलते हैं कि जो डिसआर्मामेंट है वो मतलब एक मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो मॉरल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आर्मामेंट है वो क्या है, एक तरह की ईवल है। ठीक है, सो एक ईवल है, कहते हैं जो वॉर है एक ईवल है। और हम क्या करते हैं वॉर में, हम वॉर के लिए आर्मामेंट को बनाते हैं जिसकी वजह से वो वाला प्रोसेस भी क्या हो जाता है, ईवल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आर्मामेंट है वो एक ईवल है और आर्मामेंट की वजह से वॉर होती है, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस जो है वो ख़त्म होता है, जिसकी वजह से ये एक मोरल वैल्यू नहीं है। तो एक तरह के इसके लिए ये क्या है, एक मोरल आर्गूमेंट है कि डिसआर्मामेंट क्या है, एक अच्छी चीज़ है, एक मोरल थ्योरी है। जो वॉर वो एक ईवल तो है ही है, और उसके लिए वॉर में हम क्या यूज़ करते हैं, वेपन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वेपन्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, वॉर को जन्म देते हैं, और दोनों जो है वो ईवल थिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए और डिसआर्मामेंट को अपना लेना चाहिए।
ओके। अब इसका हमने क्रिटिसिज्म कैसे किया है वो देखो। कहते कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम मतलब वॉर हम कहते हम ये नहीं बोल रहे कि आप वॉर करो, बट अगर आपको सेल्फ डिफेंस करने के लिए वॉर आप कर रहे हो तो वो वॉर एक तरह का ईवल नहीं है, वो आपकी एक प्रोटेक्शन है और वो हमेशा क्या होगी, मोरल ही होगी। इसलिए कहते हैं अपने अपने आप को, अपने देश को प्रिपेयर करना सेल्फ डिफेंस के लिए ये कोई भी अनमोरल थिंग नहीं है, इसलिए आर्मामेंट जो है वो मोरल ही है। कहते इसलिए जो है वो हमें सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छे से वॉर्स के अच्छे अच्छे मतलब हमें सेल्फ डिफेंस के लिए वॉर के लिए तैयार भी रहना चाहिए और हमें वेपन्स का जो है वो यूज़ भी करना चाहिए। तो इसमें कोई भी गलत बात, अनमोरल थिंग जो है वो नहीं है। सो कहते अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करोगे, उसका यूज़ करोगे, वॉर्स डिसआर्म मतलब आर्मामेंट का यूज़ करोगे तो ही आप सुरक्षित रह पाओगे। और अगर आपके कंट्री ने क्या किया, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपना लिया, ठीक है, और उधर से किसी ने आपके ऊपर वॉर हमला कर दिया, आपके सारे अब कंट्री गई पानी में, गई है ना, डिस्ट्रक्शन होगी। तो कहते जिसकी डिसआर्मामेंट की वजह से आप क्या करोगे, एक नेशनल सुसाइड कर दोगे, ठीक है, नेशनल सुसाइड हो जाएगी किसकी, आपके पूरे नेशन के, अगर आप डिसआर्मामेंट को अपना ले। तो ये लास्ट प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट में ये बोल रहे हैं, कहते कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट है, ये किसके फेवर में है, डिसआर्मामेंट के फेवर में है। कहते कि जो आज का प्रेजेंट एज है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंडेड है, कहते हैं मशीन्स के ऊपर डिपेंड है, मोर स्पेसिफिकली किसके ऊपर डिपेंड है, कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंड है। कहते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैन को भी है वो कौन रूल करना स्टार्ट कर देगी, मशीन स्टार्ट कर देगी, जो कि कहते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में यही आप देखने को मिलेगा, ठीक है। कहते अगर आपने अपने इंसान को डेंजर से, इस मास डिस्ट्रक्शन से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर मतलब इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, सो दैट कि अगर ह्यूमन काइंड पे कोई डेंजर आने वाला है तो वो उसको रोक सके, ठीक है। तो कहते इस वाले सारे एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपको टाइम से क्या कर लेना चाहिए, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को यूज़ कर लेना चाहिए, सो दैट कि आप इंटरनेशनल लेवल पर पीस भी एस्टेब्लिश कर सको और आप क्या कर सकते हो, अपनी कंट्री को मैसिव डिस्ट्रक्शन या पूरे वर्ल्ड पर मैसिव डिस्ट्रक्शन से अपनी पूरे वर्ल्ड को बचा भी सको, ठीक है। अब लास्ट इसका फाइनल वर्डिक्ट है, हम इसका कंक्लूजन मेन टाइप है, ठीक है, द फाइनल वर्डिक्ट। तो कहते हैं हमने जो है वो 4 थ्योरीज पढ़ी और इन 4 थ्योरीज ने मिलकर एक अच्छा फाउंडेशन जो है वो प्रिपेयर किया है डिसआर्मामेंट का, जो कि हमारे लिए कुछ कहीं कहीं हद तक अच्छा भी है, ठीक है। तो कहते हैं इस वाली 4 थ्योरी ने मेनली हमें बड़ा अच्छा मीनिंग और क्रक्स निकाल के बताया है डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल का। बट कहते अगर हम काफ़ी सारे फिलोसफर, स्कॉलर्स, ये सभी का मानना है कि ओनली आर्मामेंट ही नहीं है जो कि हमें वॉर से बचा सकता है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रक्शन से बचा सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम ऊपर पढ़ के भी आए, पॉलिटिकली, या फिर काफ़ी सारे ऐसे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो वॉर्स होती हैं। तो हम अगर अकेला आर्मामेंट्स पे ही अगर हम वो डालें, फोकस डालें, तो ये चीज़ गलत है। बेसिकली सभी काफ़ी सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो वॉर के ऊपर या फिर मैसिव डिस्ट्रक्शन या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पीस ना इस्टेब्लिश करने के पीछे मेन कारण बताते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। ज़रूर इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को प्लीज़ जाते जाते अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड ये आपको पीडीएफ किस फॉर्म में चाहिए, हाइलाइटेड फॉर्म में चाहिए या फिर प्लेन सिंपल फॉर्म में चाहिए, ज़रूर बताना। मैं आपको देन वही वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी एज सून एज पॉसिबल। आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बता देना इससे पहले कि मुझसे ये पीडीएफ डिलीट हो जाए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।